is. Yes. There it is. It's a hard question. I don't know. What do you think? I mean, I reckon you should share it. we're doing it. So get ready. Oh my God. तो लगभग 4 सालों तक प्रोटेस्ट करने के बाद आखिरकार स्नाइडर कट जस्टिस लीग को 2021 में वार्नर ब्रोस के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म HBO Max पर प्रोबेबली एज ए वेब सीरीज रिलीज किया जाएगा। तो दिमाग में यह सवाल जरूर घूम रहा होगा कि ये स्नाइडर कट है क्या चीज। तो जैक स्नाइडर ने मैन ऑफ स्टील और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी को डायरेक्ट करने के बाद जस्टिस लीग को भी डायरेक्ट किया था, पर मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन का काम लगभग 70 to 80% कम्प्लीट हुआ ही था कि जैक स्नाइडर की बेटी ने आत्महत्या कर लिया। इस इंसिडेंट से जैक स्नाइडर बुरी तरह से डिप्रेशन में चले गए थे और इसी वजह से स्नाइडर ने इस मूवी को छोड़ दिया। स्नाइडर के मूवी को छोड़ने के बाद वार्नर ब्रोस ने द एवेंजर्स और एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के डायरेक्टर जॉश वार्डन को हायर किया किसी तरह से जस्टिस लीग को कंप्लीट करने के लिए। हाँ, बेशक जॉश वार्डन एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है, पर अगर दूध में कोका कोला मिलाओगे तो टेस्ट तो खराब होगा ही, और ऐसा हुआ भी। मूवी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और फिर शुरू हुआ एक मूवमेंट #रिलीज स्नाइडर कट जस्टिस लीग। पूरी दुनिया में जगह जगह पोस्टर लगाए गए, कैंपेन्स चलाए गए। इवन इस मूवमेंट को कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने सपोर्ट किया और इस मूवमेंट में न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह काम किया खुद जैक स्नाइडर ने। तो अब एक और सवाल दिमाग में आया ही होगा कि स्नाइडर कट जस्टिस लीग में और 2017 में आई जस्टिस लीग में क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस स्टोरी। ओरिजिनली जस्टिस लीग लगभग 6 घंटे लंबी थी और काट छाट करके जस्टिस लीग लगभग 3 घंटे 50 मिनट लंबी होने वाली थी। मूवी में फ्लैश, एक्वामैन और साइबोर्ग को फिट बैठाने के लिए इन तीनों कैरेक्टरों के बैक स्टोरी को दिखाया जाने वाला था। स्पेशली मूवी में साइबोर्ग और फ्लैश का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था। मूवी में विक्टर का एक्सीडेंट को दिखाया जाने वाला था। इस एक्सीडेंट पे विक्टर की माँ की मौत होती और इसी एक्सीडेंट की वजह से विक्टर साइबोर्ग बनता। फिर आगे जाकर स्टीफन वुल्फ के हाथों उसके पिता की भी मौत हो जाती। मोटा मोटी इस मूवी में साइबोर्ग को मेंटल ट्रॉमा से जूझते हुए दिखाया जाता। एंडिंग की बात करें तो एंड में पूरी जस्टिस लीग इंक्लूडिंग सुपरमैन भी स्टीफन वुल्फ को रोक नहीं पाते, तो इसीलिए फ्लैश टाइम में 3 मिनट पीछे जाता है ताकि स्टीफन वुल्फ को रोका जाए। वंडर वुमन अपने तलवार से स्टीफन वुल्फ का सर काट देती है और स्टीफन वुल्फ का कटा हुआ सर बूम ट्यूब के जरिए एपोक्लिप्स में डार्क साइड के पैर के पास जाकर गिरता है। इतना ही नहीं, इस मूवी में मार्शियन मैनहंटर, ग्रीन लैंटर्न, एटॉम और ग्वाली वस्त का भी एक कैमियो था। पर 3 घंटे 50 मिनट की मूवी को लगभग 2 घंटे लंबा दिखाने के लिए जॉश वार्डन ने इन सभी सीन्स को काट कर कुछ नए सीन ऐड कर दिए जो बेकार थे। दूसरा डिफरेंस डायरेक्शन। जैक स्नाइडर के डायरेक्शन स्किल्स को समझने के लिए हमें जैक स्नाइडर के सभी मूवी की सिनेमेटोग्राफी, कलर ग्रेडिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक जो स्नाइडर के मूवीज में यूज होते हैं उसके बारे में जानना होगा। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो जैक स्नाइडर ने अब तक ज्यादातर मूवी किसी न किसी कॉमिक से इंस्पायर होकर बनाया है, फिर चाहे वो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन हो या 300, और इन सभी मूवीज में दिखाए गए कई सीन हुबहू कॉमिक से उठाए गए हैं। कुछ लोग इसे कॉपी करना कहते हैं, पर कॉमिक के उसी सीन को उठाकर मूवी में डालना जो ऑडियंस के ऊपर खतरनाक प्रभाव फैले, ये काबिल तारीफ है। स्पेशली एक्शन सीन्स के बारे में तो क्या ही कहना। एक्शन करते टाइम एक्टर्स के पंच और किक से लेकर सुपरमैन और बैटमोबिल की टक्कर तक ऑडियंस को हर एक सीन महसूस होता है, और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि स्नाइडर हमेशा से ही अपने मूवीज में रॉ एंड सॉलिड एक्शन सीन यूज करते हैं। साथ ही में एक्शन के टाइम स्नाइडर अपने मूवीज में स्लो मोशन और स्नैप जूम इन स्नैप जूम आउट इन दोनों सिनेमैटिक इफेक्ट्स को यूज करते हैं। स्लो मोशन के बारे में तो सभी जानते हैं, पर बाकियों से अलग जैक स्नाइडर के यूज किए गए स्लो मोशन के तरीके में अलग ही डीपनेस और सस्पेंस होता है। एक एक सीन को देखते टाइम दिल में हलचल मच जाती है कि आगे जाकर क्या होगा। स्नैप जूम इन और स्नैप जूम आउट की बात करें तो कोई इवेंट हो रहा हो और हल्का सा पंच देकर जूम इन करके एक पार्टिकुलर जगह या कैरेक्टर के ऊपर फोकस कर दिया जाता है, फिर थोड़ी देर बाद जूम आउट करके फिर से
पूरे सीन के ऊपर फोकस लाया जाता है। इस इफेक्ट में सिर्फ एक ही खामी है कि लॉन्ग टेक शॉट के ऊपर ही इस इफेक्ट को यूज किया जा सकता है, इसीलिए ज्यादातर डायरेक्टर इस इफेक्ट को अवॉइड करते हैं। पर दूसरे डायरेक्टर से अलग स्नाइडर अपने हर मूवीज में इस सिनेमैटिक इफेक्ट को इस्तेमाल करते हैं और यही बात जैक स्नाइडर को दूसरों से अलग बनाती है। ये बार बार कट नहीं करते बल्कि ज्यादातर सीन को एक लॉन्ग टेक में ही शूट करते हैं। मुद्दे की बात करें तो जैक स्नाइडर सीन्स को वेस्ट नहीं करते। जैक स्नाइडर की मूवीज की एक और खासियत है कमाल के कलर ग्रेडिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक या बैकग्राउंड साउंड। किसी भी मूवी में डिफरेंट कलर्स ग्रेड और बैकग्राउंड म्यूजिक काफी इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। कलर ग्रेडिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक से मेनली पता चलता है मूवी में एक पार्टिकुलर सीन में क्या माहौल है। कलर ग्रेडिंग की बात करें तो स्नाइडर साहब अपने हर मूवी में काफी डार्क ट्यून यूज करते हैं। देखकर लगता ही नहीं सुपरमैन के दुपट्टे का रंग लाल है, पर स्नाइडर अपने मूवीज में कुछ पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का रंग जानबूझकर ब्राइट दिखाते हैं, फिर चाहे डॉक्टर मैनहट्टन हो या क्रिप्टोनाइट। जैक स्नाइडर बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफी सोच समझकर चुनते हैं अपने मूवीज के डिफरेंट सीन के लिए, फिर चाहे किसी हैप्पी सीन के लिए एक्सट्रीम खुशी वाला साउंड ट्रैक हो या किसी सैड सीन के लिए एक्सट्रीम दुख वाला साउंड ट्रैक हो, ऑडियंस को पूरी फील आनी चाहिए। इसीलिए जैक स्नाइडर की सभी मूवीज अपने आप ही में एक आर्ट वर्क है। इनके डायरेक्शन का स्टाइल बहुत ही यूनिक और खूबसूरत है। हाँ, अब कुछ लोग कहेंगे स्नाइडर काफी डीप और डार्क मूवीज बनाते हैं, तो यही तो स्पेशलिटी है उनकी। इनकी मूवी डार्क भले ही हो पर इस डार्कनेस में भी काफी डीप मीनिंग है। तो इतना कुछ जानने के बाद उम्मीद है समझ ही गए होंगे HBO मैक्स पर रिलीज होने वाली स्नाइडर कट जस्टिस लीग 2017 में आई जस्टिस लीग से कितनी अलग होगी और मैं भी इसके बाद DCU की काया पलटे। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मारो वीडियो को, सब्सक्राइब मारो चैनल को। मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और वीडियो में। बाय बाय।